आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट और सेट टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा सीजीपीएससी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो क्वेश्चन कथन दिया हुआ है, पहला कथन दिया है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। तो देखो, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, तो ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर एक है, अर्थात ये जो है एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। तो पहला कथन सत्य होगा। दूसरा दिया है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो इन्होंने जो है शिक्षा के उत्थान में काफी काम किया है। जो डीएवी पब्लिक स्कूल जिसको बोला जाता है ना, दयानंद एंग्लो इंडियन स्कूल, कुछ इस टाइप का कुछ नाम है, तो वो जो है इन्हीं का खुला हुआ है। डीएवी कुछ इसी टाइप का कुछ स्कूल होता है ना, आप लोग मुझे बताइएगा। तो वो दयानंद एंग्लो इंडियन स्कूल ऐसे कुछ नाम है, तो इन्हीं के द्वारा खोला गया है, इन्हीं के संस्था द्वारा। अगला दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ तीनों कथन सही होगा। कूट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्यास्त का नियम संबंधित है। तो सूर्यास्त का नियम, ये आपको बताना है सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है। तो देखिएगा, सूर्यास्त के नियम की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है स्थायी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त जिसकी शुरुआत की थी 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये जो है एक भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसके तहत किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाना था। तो स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हुआ कि बंगाल के संपूर्ण भूमि को जमींदारों के सुपुर्द कर दिया गया। मतलब कि बंगाल में जितनी भी जमीन थी ना, कृषि योग्य जमीन थी, उनको जो है उनका मालिकाना हक जो है जमींदार को बना दिया गया, और जो किसान है वो जमीन पर केवल और केवल किराएदार की हैसियत से काम करने लगा। तो अब जो जमींदार का काम था किसानों को खेत देना किराए पर, और उनसे जो है किराया वसूल करना, और अंग्रेजों को राजस्व देना। तो यहां पर यह था कि एक निश्चित दिन तय होता था वर्ष का, और उस दिन के सूर्यास्त तक भू राजस्व जमा करना होता था जमींदारों को। तो इसी को जो है सूर्यास्त का नियम कहा जाता था। तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया है, मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे। तो भाई राजा राममोहन राय जी द्वारा इस अखबार का संपादन किया जाता था, मीरातुल अखबार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, डंडा फौज का संबंध है। तो डंडा फौज, देखो डंडा फौज का जो संबंध है ये पंजाब से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसी समय पंजाब में डंडा फौज सक्रिय थी। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे चमनदीप। डंडा फौज बेसिकली होता ये था कि जो डंडा फौज के जो सदस्य होते थे ना, वो हाथों में डंडा और जो गुलेल है ना, जिससे चिड़िया वगैरह मारा जाता है, उसको लेकर के ये घुमा करते थे, और उससे जो है अंग्रेजों को परेशान करने की कोशिश करते थे। तो डंडा फौज याद रखना है, चमनदीप पंजाब, और 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी, इनके द्वारा एक तो केसरी का प्रकाशन किया जाता था, मराठा का प्रकाशन किया जाता था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता था, संपादित किया जाता था। ध्यान रखना है, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अब यहां अगर हम देखें तो जो केसरी है ना, ये प्रकाशित होता था मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में, और जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ध्यान रखना है, मराठा देख के आप लोग जो है मराठी भाषा टिक मत करना। मराठा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, और केसरी जो है मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो भाई 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन है ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन
की योजना को लागू किया गया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था ना, लॉर्ड कर्जन, याद होगा आप लोगों को। तो इस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बाकी के जो डेट्स हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अशोक के स्तंभ लेख कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखो, अशोक के, सम्राट अशोक के 7 स्थानों से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अलग अलग प्रकार के लेख प्राप्त हुए हैं ना, अभिलेख, जैसे कि शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, इसके अलावा जो लघु शिलालेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं। तो वहीं स्तंभ लेख जो है 7 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। एक तो लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा से भी मिला है, पटना से नहीं मिला है, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रयाग जो इलाहाबाद है ना, वहां से 2 स्तंभ लेख मिले हैं अशोक के, जो कि पहले कौशाम्बी में थे पहले ये स्तंभ लेख, जिनको समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग लाया गया होगा या फिर उससे पहले लाया गया होगा, और उसी स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का भी लेख हमको मिलता है। तो प्रयाग में 2, ये तो 3, ये हो गया 1 2 3, हाँ, प्रयाग में 2 तो 5 हो गया। इसके बाद और जो 2 है ना, वो हैं एक मेरठ से मिला था, एक टोपरा से मिला था। मेरठ और जो मेरठ और जो टोपरा का जो स्तंभ लेख है, इन दोनों को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, इसने जो है दिल्ली में ला करके स्थापित किया। मेरठ और टोपरा से निकाल करके स्तंभ लेखों को दिल्ली में, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया गया ना, वहां पर स्थापित करवाया गया। तो 7 स्थानों से स्तंभ लेख मिले हैं, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा, प्रयाग से 2, उसके बाद दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी एक रचना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में से नहीं है। तो भाई पंच महाकाव्यों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के देखिएगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो पंच महाकाव्य छोटा सा टॉपिक है, याद करके रख लीजिएगा, इजी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भाई कुमार संभवम कालिदास जी की रचना, ये पंच महाकाव्य में शामिल है। किरातार्जुनीयम भी शामिल है, नैषधीय चरित्र ये भी शामिल है। मेघदूत ये भाई महाकाव्य ही नहीं है, मेघदूत क्या है, ये खंड काव्य है, ध्यान रखना, मेघदूत खंड काव्य है। और यहां पर संस्कृत के पंच महाकाव्यों की बात कही गई है। इसके अलावा 2 अन्य महाकाव्य हैं, शिशुपाल वध और रघुवंशम, ध्यान रखेंगे। 5 संस्कृत के पंच महाकाव्य, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, उसके बाद शिशुपाल वध और रघुवंशम, पंच महाकाव्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सैंधवकालीन किन पुराई स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भैया एक तो मिला है कालीबंगा और दूसरा लोथल से, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। अग्नि वेदिका मतलब अग्निकुंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है स्किप करना, बाकी आप आंसर बताना। चलो पहले इसको देख लेते हैं। किसने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, तो ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने जो है सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात कही थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोग खोजिएगा और आंसर बताइएगा। तो ये आपके लिए है 11वां क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहीं भी कोई डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।